वी वेलकम यू एट रोजगार तक यूट्यूब चैनल। हम आपका रोजगार तक यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग दिसंबर महीने का पूरा करंट अफेयर्स लगभग टॉप 100 क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 का खिताब किसने जीता? ये आपको कहाँ हुआ था? पुरुष जूनियर एशिया हॉकी कप ये आपको ओमान के मस्कट में आयोजित किया गया था। ये आपको 26 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच 26 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच फाइनल मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर यह खिताब जीता था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत ने जीता था। किसको हराकर? पाकिस्तान को 5-3 से हराकर जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहे फिशिंग कैट का मुख्य आवास क्या है? फिशिंग कैट ये चर्चा में क्यों रहा था? भारतीय वन्य जीव अभयारण्य जो देहरादून में है, इसने कोरिंगा वन्य अभयारण्य में जो पहली फिशिंग कैट कोल्ड परियोजना कौन? भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून क्या किया था? कोरिंगा वन्य जीव अभयारण्य है। कोरिंगा वन्य जीव अभयारण्य का आंध्र प्रदेश में है। वहाँ पर भारत की पहली फिशिंग कैट कोल्ड परियोजना, मतलब फिशिंग कैट को गिनने की जनगणना करने की परियोजना शुरू की है। जो फिशिंग कैट है ये बिल्ली से बड़ी होती है। जो बिल्ली होती है, घरेलू बिल्ली से बड़ी होती है। इसका निवास स्थान कहाँ होता है? ये आपको ऑप्शन ए घने पर्वतीय वन, ऑप्शन बी है शुष्क पर्णपाती वन, ऑप्शन सी है आर्द्र भूमि और मैंग्रोव वन, ऑप्शन डी है घास के मैदान। इसका सही आंसर है आर्द्र भूमि और मैंग्रोव वन में ज़्यादा पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल के जो सुंदरबन डेल्टा है वहाँ पर कारिंगा जो वन्य जीव अभयारण्य है कहाँ पर है? गोदावरी नदी के तट पर जो करिंगा वन्य जीव अभयारण्य, ये आपको गोदावरी नदी जो है उसके तट पर है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। जो फिशिंग कैट है ये आपको आर्द्र भूमि और मैंग्रोव वन में ज़्यादा पाए जाते हैं। घने पर्वतीय वन ये पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है। शुष्क पर्णपाती वन ये भारत में मुख्यतः ज़्यादा पाए जाते हैं। घास के मैदान यहाँ नहीं। ये सही आंसर है आर्द्र भूमि और मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं, आवास स्थान है इनका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यापार उपचार महानिदेशालय ने हाल ही में कुछ देशों से पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी पेस्ट रेजिन के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने का सिफारिश की है। एंटी डंपिंग शुल्क लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, एंटी डंपिंग कब लगाया जाता है? ये जब विदेशों से कोई देश भारत दूसरे देश में अपने यहाँ का जो वस्तुओं को कम रेट पर, वहाँ के घरेलू रेट से कम रेट पर वो वहाँ पर निर्यात करता है, तब उस पर आपको एंटी डंपिंग शुल्क लगाया जाता है। ऑप्शन ए है आयात को बढ़ावा देना। देखिए, जब एंटी डंपिंग शुल्क लगेगा उससे आयात को बढ़ावा नहीं मिलेगा, उससे क्या होगा? आयात कम होगा, तो ये गलत है। घरेलू उद्योगों की रक्षा करना,
एंटी डंपिंग शुल्क लगाने का मुख्य उद्देश्य होता है जो घरेलू बाजार है, जो घरेलू बाजार होता है उसको रक्षा करना। सही आंसर इसका ऑप्शन बी, घरेलू बाजारों की रक्षा करना। आयात शुल्क को कम करना, ये आयात शुल्क कम होगा तो ज़्यादा आयात होगा। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाना, इससे मुद्रा भंडार नहीं बढ़ेगा, इससे विदेशी मुद्रा भंडार कम होगा। जब हम कहीं से खरीदेंगे किसी वस्तु को विदेशी मुद्रा में खरीदते हैं जिसके कारण मुद्रा कम होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहे सूर्य किरण अभ्यास किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? जो सूर्य किरण अभ्यास है किन दो देशों के बीच होता है? ऑप्शन ए भारत और चीन। भारत और चीन के बीच जो होता है अब सैन्य अभ्यास, इसको कहते हैं हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड। भारत और नेपाल के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है उसी को कहते हैं सूर्य किरण अभ्यास। ये सही आंसर है ऑप्शन बी, सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है। भारत और भूटान के बीच आपसी सहयोग से होता है। भारत और श्रीलंका के बीच जो होता है वो होता है मित्र शक्ति, मित्र शक्ति। एक और होता है सिलीनेक्स, सिलीनेक्स, भारत और श्रीलंका के बीच। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास होता है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे कामराज बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जो कामराज बंदरगाह है कहाँ पर स्थित है? भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में, कामराज आपको चेन्नई के पास स्थित है तमिलनाडु राज्य में। सही आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहे क्वांटम टेलीपोर्टेशन, क्वांटम टेलीपोर्टेशन का क्या महत्व है? ऑप्शन ए है क्वांटम इंटरनेट के विकास में सहायक है, ऑप्शन बी है शल्य चिकित्सा क्षेत्र में उपयोगी, ऑप्शन सी है सैन्य उपकरणों के निर्माण में उपयोगी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्वांटम इंटरनेट के विकास में सहयोगी। जो क्वांटम टेलीपोर्टेशन है इसका उपयोग आपको क्वांटम इंटरनेट के विकास में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शारीरिक रूप से विकलांग जो व्यक्ति होते हैं उनके क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का मेजबानी कौन देश कर रहा है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी भारत। विकलांग व्यक्तियों के लिए क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए श्रीलंका कर रहा है। नेक्स्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वर्ष 2024 में भारत में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक किस देश से आए थे? ऑप्शन ए है वियतनाम, ऑप्शन बी है थाईलैंड, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है मलेशिया। भारत में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक किस देश से आए थे? ये आपको आए मलेशिया से। सही आंसर होगा ऑप्शन डी मलेशिया से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में बैंकिंग प्रगति 2023-24, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति 2023-24 रिपोर्ट किसने जारी की? ऑप्शन ए है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, ऑप्शन बी है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी है भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन, ऑप्शन डी है वित्त मंत्रालय। तो भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति जो 2023-24 रिपोर्ट है किसने जारी किया? भारत में बैंकिंग से संबंधित कौन सी संस्था सबसे बड़ी है? वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई के जो गवर्नर है वो कौन है? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में द यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स, क्या है? द यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स का गठन किन देशों के बीच शांति रखने के लिए किया गया था? ऑप्शन ए है भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी है रूस और यूक्रेन, ऑप्शन सी है ईरान और इजराइल, ऑप्शन डी है इजराइल और सीरिया। देखिए यूएनडीओ ये आपको इजराइल और सीरिया के बीच शांति स्थापित करने के लिए किया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आपको दिखाते हैं मैथ के थ्रू। देखिए ये इजराइल है, इजराइल, ये सीरिया, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये यूनाइटेड नेशन बफर जोन है। ये आपको इजराइल और सीरिया के बीच शांति स्थापित करने के लिए यहाँ पर आपको द यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स गठित किया गया था। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में किसने प्रगति की 45वीं बैठक की अध्यक्षता की? जो प्रगति की बैठक होती है, प्रगति की बैठक क्यों की जाती है? ये आपको शासन व्यवस्था में जो सुधार, शासन में या कार्यों में विभिन्न कार्य परियोजनाओं की प्रगति को तीव्र करने के लिए या जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए इसकी बैठक होती है। ये बैठक आपको किसकी अध्यक्षता में होती है? ऑप्शन ए है गृह मंत्री, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है रक्षा मंत्री, ऑप्शन डी है विदेश मंत्री। जो प्रगति की बैठक होती है उसमें विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिव, उसके अलावा विभिन्न जितने भी विभाग हैं उनके सचिव, उनके मंत्री शामिल होते हैं। इसकी अध्यक्षता आपको प्रधानमंत्री करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर हाल ही में जल प्रबंधन तकनीकों के साक्ष्य मिले हैं? जो ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है राखीगढ़ी, ऑप्शन डी है कालीबंगा। जो मोहनजोदड़ो ये कहाँ है? आपको पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पर। लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। तभी हाल ही में कहाँ पर किस आपको हड़प्पाकालीन सभ्यता जो स्थल है वहाँ पर जल प्रबंधन के तकनीकों के साक्ष्य मिले हैं? वो मिला है राखीगढ़ी में, हरियाणा के राखीगढ़ी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राखीगढ़ी में। देखते हैं। देखिए ये विभिन्न स्थल है। लोथल गुजरात में है, सुरकोटदा गुजरात में है, धौलावीरा बैसलपुर, इसके अलावा आपको यहाँ पर देखिए आलमगीरपुर आपको हरियाणा में, मांडा कश्मीर, कालीबंगा राजस्थान, बनावली राजस्थान में, मोहनजोदड़ो यहाँ पर है, सिंध प्रदेश है पाकिस्तान का वहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण। जो घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? जो घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण है ये किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है योजना आयोग, ऑप्शन सी है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसका सही आंसर बताइए लोग क्या होगा? जो घरेलू उपभोग व्यय है उसका सर्वेक्षण कौन करता है? इसका सर्वेक्षण आपको राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है, NSSO द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में भारत के कुछ हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ, कौन सा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहा या किस क्षेत्र में वर्षा लाते हैं? पश्चिमी विक्षोभ है ये आपको सर्दी के मौसम में
मौसम में भूमध्य सागर से जो हवाएं चलती हैं वो आपको उत्तर पश्चिमी जो भारत है वहाँ वर्षा करती है। इसका ऑप्शन एक आ रहा है दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में किसके द्वारा होता है? दक्षिण भारत में आपको उत्तर पूर्व मानसून के द्वारा होता है, पूर्वी भारत में नहीं होता है, उत्तर पश्चिमी भारत में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में चर्चा में रहे पीएम केयर्स फंड का उपभोग किस लिए किया जाता है? जो पीएम केयर्स फंड है उसका उपभोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए, ऑप्शन बी है आपातकालीन स्थितियों में राहत और सहायता प्रदान करने के लिए, ऑप्शन सी है कृषि विकास के लिए, ऑप्शन डी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए। ठीक है, जो पीएम केयर्स फंड है ये आपको आपातकालीन फंड है, ये आपको आपातकालीन स्थितियों में राहत और सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आपातकालीन स्थितियों में राहत और सहायता प्रदान करने के लिए पीएम केयर्स फंड का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे एस्बेस्टस, जो एस्बेस्टस है किस प्रकार का पदार्थ है? धातु है, ऑप्शन बी है प्लास्टिक है, ऑप्शन सी है प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज है, ऑप्शन सी है कृत्रिम रूप से निर्मित पदार्थ है। जो एस्बेस्टस है वो किस प्रकार का पदार्थ है? ये प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज है। जो एस्बेस्टस है प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान, जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थान है किस अनुच्छेद के तहत कार्य करता है? किस मौलिक अधिकार के तहत वो कार्य करता है? इसका वर्णन देखिए, अनुच्छेद 29(1), ऑप्शन बी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 किसके बारे में बात करता है? समानता का, समता का अधिकार। ऑप्शन अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 19 ये स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 29(1) है ये आपको अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों के स्थापना का बात करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 29(1). चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में सरदार उधम सिंह की जयंती मनाई गई, वे किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे? कौन सा उधम सिंह? इनकी जयंती कब मनाई जाती है? इनकी जयंती मनाई जाती है 26 दिसंबर को, 26 दिसंबर को मनाई जाती है। ये किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे? ये ऑप्शन ए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से, ऑप्शन बी है गद्दार पार्टी से, ऑप्शन सी है अनुशीलन समिति से, ऑप्शन डी है हिंदू महासभा से। जो उधम सिंह ने किसको मारा था? उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को गोली मारी थी। कहाँ मारी थी? लंदन में जाकर। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड का प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने माइकल ओ डायर को लंदन में जाकर गोली मारी थी, जिसके कारण उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। ये आपको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में चीन ने किस नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाने को मंजूरी दी है? भारत के किस नदी पर चीन ने? ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन सी है गंगा नदी, ऑप्शन डी है यमुना नदी। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये आपको तिब्बत से होकर भारत में प्रवेश करती है। तिब्बत से बहती हुई अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरुआ में भारत में प्रवेश करती है। तो ये चीन तिब्बत में बहती है, इसलिए तिब्बत ने ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाने की बात मंजूरी दी है। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस पुस्तक की रचना की थी? ऑप्शन ए है इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेनेड ग्रोथ,
ऑप्शन बी है इंडियन इकोनॉमी रोड टू रिफॉर्म, ऑप्शन सी है द इंडियन इकोनॉमी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ऑप्शन डी है द एरा ऑफ लिबरलाइजेशन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। मनमोहन सिंह ने इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट फॉर सेल्फ सस्टेन ग्रोथ नामक पुस्तक लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मलेरिया के उन्मूलन में किस वर्ष तक स्वदेशी मामलों को शून्य करने का लक्ष्य भारत द्वारा रखा गया है। यहाँ कह रहा है स्वदेशी मामलों को, जो स्वदेशी मामले हैं उनको शून्य रखने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। ऑप्शन ए 2025 तक, ऑप्शन बी है 2027 तक, ऑप्शन सी है 2030 तक, ऑप्शन डी है 2035 तक। देखिए 2030 तक मलेरिया को पूर्णतः समाप्त करने का, मलेरिया को पूर्णतः 2030 तक समाप्त करने का बात कही गई है। लेकिन जो स्वदेशी मामले हैं उनको शून्य करने का लक्ष्य कब तक रखा गया, 2027 तक। सही आंसर होगा 2027 तक। कब तक, 2025 में क्या कहा है, 2025 में टीबी से मुक्त करना है भारत को, टीबी मुक्त भारत बनाना है। कब तक, 2025 तक। 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाना है और 2030 तक HIV एड्स को समाप्त करना है। इसके अलावा मलेरिया को पूर्णतः समाप्त करना है। कब तक, 2030 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में वृद्धि क्या अर्थ है। जो वास्तविक प्रभावी विनिमय दर है उसका क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है देश की मुद्रा में वास्तविक रूप से मूल्य ह्रास हुआ है, ऑप्शन बी है देश की मुद्रा में वास्तविक रूप से मूल्य वृद्धि हुई है, ऑप्शन सी है देश की मुद्रा का मूल्य अपरिवर्तित रहा है, ऑप्शन सी है देश की मुद्रा का मूल्य अस्थिर हो गया है। यहाँ कह रहा है वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में वृद्धि, यहाँ कह रहा है वृद्धि हो रहा है, तो इसका क्या अर्थ है, देश की मुद्रा में वास्तविक रूप से मूल्य वृद्धि हुई है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, देश की मुद्रा में वास्तविक रूप से मूल्य वृद्धि हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहे जल्लीकट्टू का संबंध मूल रूप से भारत के किस राज्य में। जल्लीकट्टू क्या है, एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है। कहाँ, इसमें क्या होता है, चारों का खेल होता है, लड़ाया जाता है। ये दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य का सही आंसर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहे एक शोध के अनुसार माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में होने वाले परिवर्तन किससे जुड़े हैं। जो माइटोकॉन्ड्रियल परिवर्तन है, डीएनए में परिवर्तन होता है, वो किससे जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए है त्वचा रोग से, ऑप्शन बी है जैविक उम्र से, ऑप्शन सी है हृदय रोग से, ऑप्शन डी है मधुमेह से। देखिए यहाँ कह रहे हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में इससे जो परिवर्तन होता है वो किससे जुड़ा हुआ है, ये जैविक उम्र से जुड़ा हुआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जैविक उम्र से। चलिए नेक्स्ट कर देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहे पीएम अभीम योजना के उद्देश्यों में एक क्या नहीं है। यहाँ कह रहा है क्या नहीं है, किसमें, पीएम अभीम क्या है, ये प्राइम मिनिस्टर, पीएम प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत भारत आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है।
ये किससे संबंधित है? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन से संबंधित है। ऑप्शन ए है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करना, ये इसमें शामिल है। भविष्य की महामारियों के लिए तैयारी करना, ये भी शामिल है। ऑप्शन सी है जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना, ये इसमें शामिल नहीं है। संक्रामक रोगों के प्रबंधन के लिए वन हेल्थ दृष्टिकोण को अपनाना, यह भी शामिल है इसमें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना इसमें शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहे जेनकास्ट एआई किसके द्वारा विकसित है? जनरेशन कास्ट एआई क्या है? ये आपको मौसम पूर्वानुमान से संबंधित है। किससे संबंधित है? मौसम पूर्वानुमान से। इसको किसने विकसित किया है? गूगल डीप माइंड ने। ये आपको 8 घंटे 15 दिन तक का पूर्वानुमान बताता है। इसको किसने विकसित किया है? गूगल ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गूगल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2023-24 में सर्वाधिक वन अग्नि घटनाओं की सूचना किस राज्य या राज्यों से मिली है? जो 23-24 में सबसे अधिक वनों में आग लगने की जो घटना है उसकी सूचना किन भारतीय राज्यों से मिली है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र और कर्नाटक से, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से, ऑप्शन डी है गोवा और कर्नाटक से। देखिए जो वन अग्नि की घटना है वो सबसे अधिक कहाँ से मिली है? ये आपको उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से मिली है। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन बी, उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? देखिए जीएसटी परिषद की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है जैसलमेर। जीएसटी की जो 55वीं बैठक हुई थी जीएसटी परिषद की, ये आपको जैसलमेर में हुई है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जैसलमेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कारागार अधिनियम 1894 का स्थान किसने लिया है? जो कारागार अधिनियम 1894 है उसका जो स्थान है किसने लिया? उसकी जगह पर किस अधिनियम को बनाया गया है? ऑप्शन ए है कारागार अधिनियम 2020, ऑप्शन बी है मॉडल कारागार अधिनियम 2023, ऑप्शन सी है सुधारात्मक सेवा अधिनियम 2021, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मॉडल कारागार अधिनियम 2023। इसका सही आंसर होगा मॉडल कारागार अधिनियम 2023। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसके द्वारा जारी किए गए 400 मिलियन ड्रीम्स, क्या है? 400 मिलियन ड्रीम्स रिपोर्ट में आंतरिक प्रवास के बदलते पैटर्न पर प्रकाश डाला गया है। जो 400 मिलियन ड्रीम्स रिपोर्ट है इसमें किस पर माइग्रेशन का जो पैटर्न बदल रहा है, चेंज हो रहा है, उस पर प्रकाश डाला गया। ये किसने जारी किया है? ऑप्शन ए है नीति आयोग की रिपोर्ट, ऑप्शन बी है योजना आयोग की रिपोर्ट, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट, ऑप्शन डी है श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट। तो ये नीति आयोग विभिन्न सारे आपको रिपोर्ट जारी करता है, जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा सूचकांक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक, राष्ट्रीय शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक,
गुणवत्ता सूचकांक, उसके अलावा राष्ट्रीय राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक। नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है भारत में। ये योजना आयोग के जगह पर बनाया गया है। जो आपको 400 मिलियन लिप्स रिपोर्ट है, ये किसने जारी किया? ये आपको प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट है। क्या सही आंसर है? ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2024 के राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की थीम क्या है? 2024 के राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है, उसका थीम क्या है? ये कब मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस? ये आपको 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए है उपभोक्ता शिक्षा और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच। ऑप्शन सी है आभासी सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच। ऑप्शन सी है उत्पाद सुरक्षा और उपभोक्ता न्याय। ऑप्शन डी है उपभोक्ता अधिकार और डिजिटल पहुंच। इसका थीम पूछ रहा है, थीम क्या है? इसका थीम था आभासी सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आभासी सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच। हाल ही में चर्चा में रहे मारबर्ग वायरस रोग का प्राकृतिक मेजबान या होस्ट कौन सा जानवर है? जो मारबर्ग वायरस है उसको एक जगह से दूसरी जगह कौन लेके जाता है? प्राकृतिक मेजबान या होस्ट कौन सा जानवर है? ऑप्शन ए कुत्ता, ऑप्शन बी है चमगादड़, ऑप्शन सी है बंदर, ऑप्शन डी है सुअर। देखिए जो मारबर्ग वायरस है इसका जो प्राकृतिक वाहन है या जो होस्ट है या मेजबान है वो आपको चमगादड़ है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चमगादड़। जो कोरोना वायरस का भी चमगादड़ ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? जस्टिस, ऑप्शन ए है जस्टिस वेंकटेश, ऑप्शन बी है जस्टिस बी रामासुब्रमण्यम, ऑप्शन सी है जस्टिस दीपक मिश्रा, ऑप्शन सी है जस्टिस रंजन गोगोई। देखिए रंजन गोगोई क्या है? ये राज्यसभा के सदस्य हैं। राज्यसभा के सदस्य हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो है जस्टिस बी सुब्रमण्यम, जस्टिस बी रामासुब्रमण्यम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जस्टिस बी रामासुब्रमण्यम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व का पहला क्वांटम उपग्रह किस देश द्वारा लॉन्च किया गया था? जो क्वांटम उपग्रह है सबसे पहले किसने लॉन्च किया? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है रसिया। जो पहला क्वांटम उपग्रह था उसको लॉन्च किसने किया? वो चाइना ने किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है क्वांटम प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, सही है। ऑप्शन बी है क्वांटम संचार उपग्रहों का निर्माण करना, यह भी सही है। और ऑप्शन सी कह रहा है मौजूदा क्लासिकल कंप्यूटिंग सिस्टम को बदलना, यह भी सही है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? जो वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक है किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए है नीति आयोग के द्वारा, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन सी है नीति आयोग और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा दोनों मिलकर, ऑप्शन डी है इंडियन मेडिकल काउंसिल के द्वारा। जो भारत में वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये नीति आयोग और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय दोनों के सहयोग से जारी किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त सम्मान क्या, कौन सा सम्मान? ऑर्डर ऑफ मुबारक अल काबिर। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल काबिर किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? ये आपको कब दिया गया था? 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर 2024 को दिया गया। ये कहाँ का सम्मान है? ये जब प्रधानमंत्री कुवैत गए थे, कुवैत, तो वहाँ पर 22 दिसंबर 2024 को उन्हें ऑर्डर ऑफ मुबारक अल काबिर दिया गया। ये भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें ये सम्मान दिया गया। ये आपको ऑप्शन ए ओमान, ऑप्शन बी है सऊदी अरब, ऑप्शन सी है कुवैत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कुवैत। इनको कुवैत के जो अमीर हैं शेख मेसल अल अहमद अल जबर अल सबा ने इन्हें दिया था। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे पनामा नहर किस महासागर को, किस महासागर से जोड़ती है? जो पनामा महासागर है किस महासागर को, किस महासागर से जोड़ती है? ऑप्शन ए है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है हिंद महासागर को अटलांटिक महासागर से, ऑप्शन सी है आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, और हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से। देखिए हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को कौन जोड़ता है? वो आपको जोड़ता है मलक्का स्ट्रेट, मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि। यहाँ कह रहे आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन जोड़ता है? बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि जोड़ता है। हिंद महासागर को अटलांटिक महासागर से कौन जोड़ता है? सुएज नहर। देखिए जो पनामा नहर है ये आपको अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से पनामा नहर जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में चर्चा में रहे दनाली फॉल्ट किस प्रकार का भ्रंश है? दनाली जो फॉल्ट है ये कहाँ पर है? अलास्का में, अलास्का में है। ऑप्शन ए है सामान्य भ्रंश, ऑप्शन बी है उत्क्रम भ्रंश या रिवर्स फॉल्ट, ऑप्शन सी है दक्षिणायन भ्रंश राइट लेटरल स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, ऑप्शन सी है डी है वामन भ्रंश। देखिए सामान्य भ्रंश में क्या होता है? सामान्य भ्रंश में माने दो प्लेटें हैं, दो प्लेटें, दो प्लेट है, ये अलग अलग हटती हैं। रिवर्स फॉल्ट में क्या होता है? रिवर्स में क्या होता है? दोनों एक ऊपर चढ़ जाती है। और स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में क्या होता है? इसमें आपको मान लीजिए इस तरह है, ये इधर घट सकती है, ये इधर घट सकती है। यहाँ क्या होता है? दोनों एक दूसरे से विपरीत हो रहा था, दोनों एक दूसरे से विपरीत। रिवर्स में एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है। और स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में क्या होता है? मान लीजिए दो है, एक साइड जाएगा, एक साइड जाएगी, अलग अलग। जो दनाली फॉल्ट है इसके बारे में, इसके निर्माण के बारे में अभी ज्ञात हुआ है। ये आपको दक्षिणायन भ्रंश के कारण हुआ है। राइट लेटरल स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट के कारण दनाली फॉल्ट का निर्माण हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्याम बेनेगल, जो श्याम बेनेगल हैं जिनका निधन हो गया था, कब निधन हुआ है श्याम बेनेगल का? ये आपको 23 दिसंबर 2024 को हुआ है। ये किससे संबंधित हैं? ये सिनेमा जगत से संबंधित हैं, सिनेमा जगत से संबंधित हैं।
जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उन्हें निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन ए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ऑप्शन बी है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ऑप्शन सी है पद्म भूषण, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। श्याम बेनेगल को उपयुक्त सभी पुरस्कार दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहे गुजरात के मसाली गांव किस योजना के तहत अक्षय ऊर्जा से संचालित हुआ है? देखिए, ऑप्शन ए पीएम सौर घर योजना, ऑप्शन बी है पीएम अक्षय ऊर्जा योजना, ऑप्शन सी है पीएम स्वावलंबी ऊर्जा योजना, ऑप्शन डी है पीएम ग्रामीण ऊर्जा योजना। जो मसाली गांव है ये आपको सोलर रूफटॉप से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पीएम सौर घर योजना से संबंधित है। ये आपको 22 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया है। इसमें 1 करोड़ परिवार को छत पर सौर परियोजना के तहत बिजली उपलब्ध कराना, जिसमें 300 यूनिट बिजली उपलब्ध कराना है मासिक रूप से। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्माइल कार्यक्रम का संबंध किस क्षेत्र से है? जो स्माइल कार्यक्रम है उसका संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य सेवा से, ऑप्शन सी है शिक्षा से, ऑप्शन डी है परिवहन और लॉजिस्टिक्स से। भारत में एशिया विकास बैंक ने एडीबी, एशिया डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने एडीबी और भारत सरकार ने स्माइल कार्यक्रम के तहत परिवहन और लॉजिस्टिक को, जो परिवहन और लॉजिस्टिक की व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए 350 मिलियन डॉलर, कितना 350 मिलियन $350 ऋण परियोजना पर सिग्नेचर साइन किए हैं। ठीक है, ये आपको परिवहन और लॉजिस्टिक्स से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में नेपाल द्वारा आरंभ फेवर डायलॉग, कौन सा फेवर डायलॉग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करना, ऑप्शन बी है क्षेत्रीय सहयोग और आर्थिक एकीकरण पर बात करना, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक आदान प्रदान, ऑप्शन डी है सैन्य सहयोग। जो फेवर डायलॉग है ये आपको क्षेत्रीय सहयोग और आर्थिक एकीकरण पर से संबंधित है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय सहयोग और आर्थिक एकीकरण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रशासन गांव की ओर अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, ये परियोजना जो है हर वर्ष 19 दिसंबर से लेकर दिसंबर टू 24 दिसंबर तक चलाया जाता है। ये है पहला शहरी विकास से, ऑप्शन बी है ग्रामीण शासन में सुधार से, ऑप्शन सी है औद्योगिक विकास से, ऑप्शन डी है पर्यावरण संरक्षण से। प्रशासन गांव की ओर, इसमें क्या होता है, जो प्रशासन से संबंधित अधिकारी होते हैं वो गाँव में जाते हैं, वहाँ की शासन व्यवस्था, वहाँ जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, वहाँ क्या कार्य चल रहा है, क्या प्रगति हुई है उसकी जांच पड़ताल करते हैं और उसे सुदृढ़ करने की कार्य करते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रामीण शासन में सुधार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में आए भूकंप के कारण, किसके कारण? भूकंप के कारण चर्चा में रहे वानुअतु, जो वानुअतु किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन है कैरेबियन, ऑप्शन बी है दक्षिण प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी है हिंद महासागर, ऑप्शन डी है अटलांटिक महासागर। जो वानुअतु द्वीप है वो कहाँ पर स्थित है? ये आपको दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। देखिए, ये श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है। कहाँ? प्रशांत महासागर में। जो दक्षिणी प्रशांत महासागर है वहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दक्षिण प्रशांत महासागर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में जारी
द लासेंट इन्फेक्शियस डिजीज रिपोर्ट के अनुसार डायरिया रोग से होने वाली वैश्विक मौतों में वर्ष 1990 से 2021 तक कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? किसमें? डायरिया के जो डायरिया बीमारी है उससे होने वाली वैश्विक मौतों में कितने परसेंट की गिरावट आई है? ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी है 60%, ऑप्शन डी है 70%। इसका सही आंसर है 60% की गिरावट आई है 1990 से लेकर 2021 के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आईएनएस निर्देशक, जो आईएनएस निर्देशक है क्या है? ऑप्शन ए है एक नया मिसाइल है, ऑप्शन बी है एक नया सर्वेक्षण पोत है, ऑप्शन सी है एक नया उपग्रह है, ऑप्शन डी है एक नया विमान है। जो आईएनएस निर्देशक है वो क्या है? ये एक आपको एक नया सर्वेक्षण पोत है जिसके द्वारा सर्वेक्षण किया जाता है समुद्र में। एक नया सर्वेक्षण पोत है, कौन सा? आईएनएस निर्देशक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के हाल के फैसलों के अनुसार जो एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, अब किस तरह के अपराधों की जांच कर सकती है, वह किस तरह के मामलों की जांच कर सकती है? ऑप्शन ए है केवल अनुसूचित अपराध, ऑप्शन बी है केवल गैर अनुसूचित अपराध, ऑप्शन सी है अनुसूचित और गैर अनुसूचित दोनों प्रकार के अपराध, ऑप्शन डी है केवल आतंकवाद से संबंधित अपराध। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुसूचित और गैर अनुसूचित दोनों प्रकार के अपराधों की जांच कर सकती है एनआईए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहे स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना, कौन सा? स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा मंत्रालय इसको देख रेख करेगा? ऑप्शन ए है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, ऑप्शन डी है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। जो स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना है ये आपको गृह मंत्रालय देखेगा और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय के अंतर्गत इसको चलाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहे डार्क कॉमेट्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो डार्क कॉमेट्स है उसके बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है ये धूमकेतुओं की तरह दिखाई देते हैं और इनमें पूंछ उपस्थित होते हैं, ऑप्शन बी है ये क्षुद्र ग्रहों की तरह दिखाई देते हैं और इनमें पूंछ उपस्थित नहीं होते हैं, ऑप्शन सी है ये तारा की तरह चमकते हैं। जो डार्क कॉमेट्स है तारा की तरह चमकते हैं, ऑप्शन डी है ये ग्रहों की तरह दिखाई देते हैं। इसका सही आंसर है ये क्षुद्र ग्रहों की तरह दिखाई देते हैं लेकिन इसमें पूंछ उपस्थित नहीं होते हैं। जो डार्क कॉमेट्स होते हैं वो क्षुद्र ग्रहों की तरह दिखाई देते हैं लेकिन उनमें पूंछ उपस्थित नहीं होता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये क्षुद्र ग्रहों की तरह दिखाई देता है जो डार्क कॉमेट्स है लेकिन इसमें पूंछ नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग ऑपरेशन किस राज्य में आरंभ किया गया है? जो गंगा नदी डॉल्फिन है उसकी टैगिंग अभियान ऑपरेशन किस राज्य से आरंभ किया गया है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है असम। गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग ऑपरेशन किस राज्य द्वारा आरंभ किया गया है? ये आपको असम के द्वारा आरंभ किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहे अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम, कौन सा? अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम परियोजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए पुलिस जांच की दक्षता में सुधार करना, ऑप्शन बी है पुलिस रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करना, ऑप्शन सी है राज्य की सीमाओं के पार अपराधियों की गतिविधियों को ट्रैक करना, ऑप्शन डी है भारतीय पुलिस बल को आधुनिकीकरण करना।
इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय पुलिस बल को आधुनिकीकरण करना। जो ये अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम जो लागू किया गया है, ये आपको भारतीय पुलिस बल को आधुनिकीकरण, मॉडर्न करना बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहे केसलर सिंड्रोम। केसलर सिंड्रोम क्या है? ऑप्शन ए है एक ऐसी घटना जहां अंतरिक्ष मलबा एक विशिष्ट कक्षीय क्षेत्र में जमा हो जाते हैं। जो उपग्रह होते हैं, उपग्रह छोड़ा जाता है, वो एक समय के बाद वो काम करना बंद कर देता है, तो वो अंतरिक्ष मलबा बन जाता है, कचरा बन जाता है। तो क्या होता है? वो कक्षीय क्षेत्र में जमा हो जाते हैं। ऑप्शन बी है अंतरिक्ष मलबे को कक्षा से हटाने की एक प्राकृतिक प्रक्रिया। ऑप्शन सी है अंतरिक्ष मलबे के टक्कर की एक श्रृंखला जिसमें मलबे में अनियंत्रित वृद्धि होती है। ऑप्शन डी है एक प्रकार का अंतरिक्ष मलबा जो विशेष रूप से खतरनाक है। क्या है केसलर सिंड्रोम? केसलर सिंड्रोम क्या है? केसलर सिंड्रोम अंतरिक्ष मलबे के टकराव की एक श्रृंखला। जो केसलर सिंड्रोम है, ये जो अंतरिक्ष में मलबा है उसके आपस में टकराव की एक श्रृंखला है, जिससे मलबे में अनियंत्रित वृद्धि होती है। क्या होता है? एक दूसरे से टकराते हैं तो वो टूटते हैं, बहुत सारे मलबे बन जाता है, तो ये इसको बोलते हैं केसलर सिंड्रोम। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा, किसके द्वारा? भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा हिंद महासागर में सक्रिय हाइड्रोथर्मल वेंट की खोज का क्या महत्व है? ऑप्शन ए है इससे समुद्री जीव विज्ञान में नई खोज हो सकती है, सही है। यह भूपट्टी के निर्माण के बारे में जानकारी प्रदान कर सकती है, यह भी सही है। यह खनिज अन्वेषण के लिए एक नए रास्ते खोल सकती है, यह भी सही है। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। हाल ही में अलास्का में कॉमन मूड नामक क्या है? ये पक्षी है। कॉमन मूड नामक पक्षी की बड़े पैमाने पर मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? क्या है? जो कॉमन मूड पक्षी हैं अलास्का में मरे हैं बड़े पैमाने पर, उसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए एक वायरल प्रकोप द्वारा। ऑप्शन बी है एक समुद्री उष्मा तरंग द्वारा। ऑप्शन सी है अधिक मछली पकड़ने के कारण शिकार की आबादी में कमी होने के कारण। ऑप्शन डी है समुद्री धाराओं में अचानक परिवर्तन से। जो कॉमन मूड पक्षी हैं इनकी मृत्यु हुई है अलास्का में। अलास्का कहाँ है? ये आपको उत्तरी अमेरिका है, कनाडा के पास। आपको दिखाते हैं, देखिए ये जो भाग है ये अलास्का का भाग है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये कनाडा है, ये यूनाइटेड स्टेट है। जो अलास्का पर किसका अधिकार है? अमेरिका का। यहाँ पर कॉमन मूड नामक पक्षियों की बड़े पैमाने पर मौत हुई है। वो किसके कारण हुआ है? वो हुआ है समुद्री उष्मा तरंग के कारण। किसके कारण? उष्मा, जो समुद्री उष्मा है उसके तरंग के कारण। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एक समुद्री उष्मा तरंग के कारण मृत्यु हुई है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है तुलसी गौड़ा जिनका हाल ही में निधन हो गया है को किस उपनाम से जाना जाता है? जो तुलसी गौड़ा हैं उनकी मृत्यु हुई है, उनको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए वन देवी। ऑप्शन बी है पर्यावरण रानी। ऑप्शन सी है वन संरक्षक और वृक्ष संरक्षक। ऑप्शन डी है वन्य जीव प्रेमी। तुलसी गौड़ा ये एक प्राकृतिक प्रेमी थे। इनको किस उपनाम से जाना जाता है? इन्हें वन देवी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, वन देवी के उपनाम से जाना जाता है। किसको? तुलसी गौड़ा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे वाटसन फ्री टेल्ड बैट। क्या? वाटसन फ्री टेल्ड बैट एक प्रकार का चमगादड़ है, दिल्ली में दिखाई देने दिया है, उसका क्या महत्व है? कौन सा दिखाई दिया है? वाटसन फ्री टेल्ड जो कि एक चमगादड़ है, वो दिल्ली में दिखाई दिया है, इसका क्या महत्व है?
ऑप्शन ए है यह एक स्वस्थ शहरी पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत देता है। ऑप्शन बी है यह कीटों की आबादी में गिरावट का सुझाव देता है। ऑप्शन सी है यह जलवायु परिवर्तन के वन्य जीवों पर प्रभाव को उजागर करता है। ऑप्शन डी है यह विभिन्न आवासों के लिए चमगादड़ की अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है। क्या वाटसन फ्री टेल्ड जो बैट है, चमगादड़ है, वो दिल्ली में दिखाई दिया, उसका क्या महत्व है? इसका महत्व ये है कि यह एक स्वस्थ शहरी पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत देता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोक्सी मिथाइल सल्फोनेट। हाइड्रोक्सी मिथाइल सल्फोनेट क्या है? एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस है। कौन सा? हाइड्रोक्सी मिथाइल सल्फोनेट एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस है। PM2 ऑप्शन बी है PM2.5 का एक हानिकारक घटक है। ऑप्शन सी है वायु गुणवत्ता के लिए एक लाभकारी यौगिक है। ऑप्शन डी है एक प्रकार का जल प्रदूषक है। ये जो हाइड्रोक्सी मिथाइल सल्फोनेट है ये PM2.5 का एक हानिकारक घटक है। हाइड्रोक्सी मिथाइल सल्फोनेट PM2.5 का एक हानिकारक घटक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी PM2.5 का एक हानिकारक घटक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में लॉन्च किए गए CGS NPF द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर ENWR बेस्ट प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? किसका? CGS NPF जो परियोजना लॉन्च किया गया उसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए है ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी है कृषि आदानों पर किसानों को सब्सिडी प्रदान करना। ऑप्शन सी है किसानों द्वारा फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान और संकट बिक्री को कम करना। ऑप्शन डी है कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना। देखिए द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर ENWR बेस्ट प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग जो योजना है ये आपको किसानों द्वारा फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान और संकट बिक्री को कम करना है। इस योजना के तहत फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान और संकट की बिक्री को कम करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष तक भारत के डेटा बाजार केंद्र जो भारत का डेटा बाजार केंद्र है उसमें जो निवेश है वो $100 बिलियन से अधिक होने की उम्मीद है? ऑप्शन ए है 2025, ऑप्शन बी है 2026, ऑप्शन सी है 2027, ऑप्शन डी है 2028 तक। इसका राइट आंसर है 2027 तक $100 बिलियन से अधिक निवेश होने की अनुमान है। कब तक? 2027 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुपूरक अनुदान का प्रकार नहीं है? किस चीज़ का? अनुपूरक अनुदान का। अनुपूरक अनुदान क्या होता है? ये आपको वार्षिक बजट से जो वार्षिक बजट है के अतिरिक्त जो खर्च किया जाता है उसके लिए जो अनुदान की मांग की जाती है उसे आप अनुपूरक अनुदान कहा जाता है। ऑप्शन ए है अनुपूरक अनुदान, ऑप्शन बी है अतिरिक्त अनुदान, ऑप्शन सी है टोकन अनुदान, ऑप्शन डी है आपातकालीन अनुदान। यहाँ क्या कह रहा है? कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आपातकालीन अनुदान नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनुपूरक अनुदान मांग जो अनुपूरक अनुदान मांग है का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना, ऑप्शन बी है नई सरकारी योजनाओं को निधि देना, ऑप्शन सी है वार्षिक बजट में शामिल न किए गए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय ऋण को कम करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जो वार्षिक अनुपूरक अनुदान मांग है ये आपको वार्षिक बजट में शामिल न किए गए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए मांग की जाती है।
चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसरो ने हाल ही में किस क्रायोजेनिक किस चीज़ का क्रायोजेनिक इंजन का समुद्र तल पर गर्म परीक्षण पूरा किया है। किस क्रायोजेनिक इंजन का समुद्र तल पर गर्म परीक्षण किया गया है। ऑप्शन ए है सेमी क्रायोजेनिक, ऑप्शन बी है भाग 1, ऑप्शन सी है CE-20, ऑप्शन डी है CE-7.5। तो जो क्रायोजेनिक का गर्म परीक्षण किया गया है वो किया गया है CE-20 का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी CE-20 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है महिला जूनियर एशिया कप 2024 किस से संबंधित हॉकी से का खिताब महिला का किसने जीता। ये कहाँ हुआ था। ओमान के मस्कट में। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन डी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी है भारत। किसने जीता। भारत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत ने जीता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया है जिसका उद्देश्य अंतर्देशीय जल मार्गों के माध्यम से माल ढुलाई को प्रोत्साहित करना है। किस चीज़ का। जो अंतर्देशीय जल मार्ग के माध्यम से माल ढुलाई में वस्तुओं को जो माल होते हैं मतलब खाने का गुड्स का एक स्थान दूसरे स्थान पर जल मार्ग के द्वारा ट्रांसफ़र करना या पहुंचाना किस योजना के तहत प्रोत्साहित किया गया। ऑप्शन ए है जल यात्रा योजना, ऑप्शन बी है जल वाहक योजना, ऑप्शन सी है नदी विकास योजना, ऑप्शन डी है जल मार्ग विकास योजना। इसका सही आंसर होगा जल वाहक योजना। जल वाहक योजना के तहत अंतर्देशीय जल मार्गों के माध्यम से माल ढुलाई को प्रोत्साहित किया गया है। किसके द्वारा। केंद्र सरकार के ने शुरू किया। कौन सा योजना। जल वाहक योजना। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहे ख्यामनी उमंग जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है। जो ख्यामनी उमंग जो जनजाति है किस प्रजाति से संबंधित है। नागा प्रजाति से। नागा प्रजाति से संबंधित है। ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका में, ऑप्शन बी है केवल म्यांमार में, ऑप्शन सी है भारत और म्यांमार में, ऑप्शन डी है पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में। क्या कर रहा है ख्यामनी उमंग जो जनजाति ये आपको नागा प्रजाति से संबंधित है। किस क्षेत्र से संबंधित है। ये भारत और म्यांमार दोनों से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जो ये नागा प्रजाति से संबंधित है ख्यामनी उमंग जनजाति ये आपको म्यांमार में भी मिलते हैं और भारत के जो नागालैंड का क्षेत्र है वहाँ पर भी। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में बने पहले मधुमेह बायो बैंक कौन सा। ये पहला मधुमेह बायो बैंक है का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये कहाँ बना है। चेन्नई में इसका निर्माण किया गया है। ऑप्शन ए रक्त के नमूने एकत्रित करना, ऑप्शन बी है मधुमेह के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करना, ऑप्शन सी है जैविक नमूनों को एकत्रित संसाधित संग्रहित और वितरित करना, ऑप्शन डी है मधुमेह के इलाज के लिए दवाओं का विकास करना। ये आपको भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और मधुमेह बायो बैंक जो चेन्नई में है मधुमेह डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से ये चेन्नई में स्थापित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है जैविक नमूनों को एकत्रित संसाधित संग्रहित और वितरित करना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। जो मधुमेह बायो बैंक है ये पहला बना है। कहाँ बना है। चेन्नई में। ये आपको भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और मद्रास डायबिटीज फाउंडेशन के सहयोग से चेन्नई में बनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य जैविक नमूनों को एकत्रित संसाधित संग्रहित और वितरित करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिलिनेक्स 2024 किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये सिलिनेक्स जो है श्रीलंका,
श्रीलंका और इंडिया के बीच, भारत के बीच आयोजित किया जाने वाला सैन्य अभ्यास है। ये कहाँ किया गया था? नौसेना अभ्यास है, नौसैनिकों का। ऑप्शन ए पश्चिमी नौसेना कमान, ऑप्शन बी है पूर्वी सेना नौसेना कमान, ऑप्शन सी है दक्षिणी नौसेना कमान, ऑप्शन डी है उत्तरी नौसेना कमान। देखिए कहाँ किया गया था? ये दिसंबर में आयोजित किया गया विशाखापत्तनम में, विशाखापत्तनम में। ये आपको जो भारत की पूर्वी नौसेना कमान है उसके द्वारा आयोजित किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्वी नौसेना कमान द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडियन लाइट टैंक कौन सा? जो इंडिया द्वारा बनाया गया लाइट मतलब हल्का टैंक है जोरावर। जोरावर को किसने विकसित किया? जो जोरावर है ये क्या है? हल्का टैंक है। इसका विकास किसने किया है? ऑप्शन ए है केवल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा, ऑप्शन बी है केवल लार्सन और एंड ट्रूबो द्वारा, ऑप्शन सी है DRDO और लार्सन एंड ट्रूबो द्वारा संयुक्त रूप से, ऑप्शन डी है विभिन्न सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों ने। इसका सही आंसर है जो जोरावर का विकास किया गया है वो आपको DRDO और लार्सन एंड ट्रूबो के संयुक्त रूप से किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में कैलिफोर्निया के मालिबू, जो कैलिफोर्निया अमेरिका का कैलिफोर्निया राज्य है, वहाँ पर एक शहर है मालिबू में लगी फ्रैंकलिन फायर। कैलिफोर्निया के मालिबू में जो आग लगी थी उसका नाम है फ्रैंकलिन फायर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पौन को जिम्मेदार माना गया है? ऑप्शन ए है सांता एना, ऑप्शन बी है बिलजार्ड, ऑप्शन सी है रॉक फील्डर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए बिलजार्ड जो है ये सर्दी के मौसम में चलने वाली ठंडी पवनें हैं। ठंडी पवनें कहाँ चलती है? ये अमेरिका में चलती है। सांता एना जो है ये शुष्क पवन है, शुष्क। जो फ्रैंकलिन फायर लगा था ये आपको सांता एना के वजह से जिम्मेदार माना गया, सांता एना को। इसका राइट आंसर है सांता एना। ठीक है, सांता एना को जिम्मेदार माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डी गुकेश। जो डी गुकेश हैं किस खेल से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए है क्रिकेट से, ऑप्शन बी है शतरंज, ऑप्शन सी है बैडमिंटन, ऑप्शन डी है हॉकी से। डी गुकेश आपको शतरंज से जुड़े हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डी गुकेश शतरंज से जुड़े हुए हैं। जो डी गुकेश हैं, सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इडियोपैथिक पुल्मोनरी फाइब्रोसिस का कारण क्या है? एक बीमारी है जो कि आपको फेफड़ा से संबंधित है। इडियोपैथिक पुल्मोनरी फाइब्रोसिस किससे संबंधित है? फेफड़ा से, फेफड़ा से संबंधित है। इसके द्वारा अभी हाल ही में दिसंबर महीने में जाकिर हुसैन की मौत हुई है। किसकी? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन की मौत हुई है किसके कारण? इडियोपैथिक पुल्मोनरी फाइब्रोसिस है। इसके लिए कौन सा जिम्मेवार है, कौन सा कारण है? ऑप्शन है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है वायरस, ऑप्शन सी है अज्ञात, ऑप्शन डी है प्रदूषण। देखिए इडियोपैथिक पुल्मोनरी फाइब्रोसिस का जो कारण है ये अभी तक अज्ञात है। इसका कोई कारण अभी ज्ञात नहीं हुआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अज्ञात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? जो उस्ताद जाकिर हुसैन है इनको किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था?
ऑप्शन ए 1988, ऑप्शन बी है 2002, ऑप्शन सी है 2023, ऑप्शन डी है 2024। जो पद्म विभूषण से जाकिर हुसैन को किस वर्ष सम्मानित किया गया था? ये आपको 2023 में किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2023 में पद्म विभूषण से जाकिर हुसैन को सम्मानित किया गया था। 2024 में इनकी दिसंबर में मौत हो गई। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है उस्ताद जाकिर हुसैन को कितने ग्रैमी अवार्ड्स प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। जाकिर हुसैन को जो ग्रैमी अवार्ड दिया गया ये आपको 4 दिया गया, 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य सरकार ने 129 बिलों अर्थात आर्द्र भूमि को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है? किस चीज़ के लिए? 129 आर्द्र भूमियों को पुनर्जीवित करने के लिए। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है कर्नाटक। इसका सही आंसर है असम। जो असम सरकार ने 129 आर्द्र भूमियों को पुनर्जीवित करने का एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस संगठन ने वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए बर्लिन में एक धन उगाने वाले कार्यक्रम के दौरान $1 बिलियन की प्रतिज्ञा प्राप्त की? ऑप्शन ए है IUCN, ऑप्शन बी है WHO, ऑप्शन सी है आयुष, ऑप्शन डी है WWF। यह क्या कह रहा है? किस लिए? स्वास्थ्य आपात स्थितियों से, अर्थात स्वास्थ्य से संबंधित जो संस्था होगी उसने ही धन उगाने के लिए बर्लिन में $1 बिलियन की प्रतिज्ञा प्राप्त की थी। तो इसमें कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा देश 2024 के एशियो शंघाई सहयोग संगठन की मेजबानी किया? ये कब हुआ था? अक्टूबर 2023 में और अक्टूबर 2024 में, जिसमें कि भारत के विदेश मंत्री ने भाग लिया था। ये कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए रूस में, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है चाइना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पाकिस्तान में अक्टूबर 2024 में हुआ था, जिसमें आपको भारतीय विदेश मंत्री ने भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य सरकार की विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार से वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को वापस लेने का आग्रह किया गया था? ये दिसंबर 2024 की बात है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है केरल। इसका सही आंसर है केरल ने उस समय आपको केरल की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि जो केंद्र सरकार है जो वक्फ संशोधन विधेयक ला रही थी वो वापस ले ले, लेकिन अभी हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पारित हो गया है और राष्ट्रपति के से मंजूरी भी मिल गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षित और कानूनी प्रवास, किस लिए? सुरक्षित और कानूनी प्रवास माइग्रेशन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? ऑप्शन ए है E-Migrate V2.0 वेब पोर्टल, ऑप्शन बी है E-Migrate V5.0 सुरक्षा वेब पोर्टल, ऑप्शन सी है प्रवास के सुरक्षा पोर्टल, ऑप्शन डी है साथी मित्र पोर्टल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए E-Migrate V2.0 वेब पोर्टल। इसको विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लॉन्च किया था, किस लिए? सुरक्षित और कानूनी प्रवास को बढ़ावा देने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन किस कारण से हुआ? दिसंबर 2024 में हुआ है। हृदय रोग से, ऑप्शन बी है कैंसर से, ऑप्शन सी है आइडियोपैथिक पुल्मोनरी फाइब्रोसिस से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी
आइडियोपैथिक पुल्मोनरी फाइब्रोसिस से जाकिर हुसैन की मौत 2 दिसंबर 2024 में हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये किससे संबंधित है? फेफड़ा से संबंधित है बीमारी, फेफड़ा से संबंधित है। इसका कारण अभी तक ज्ञात नहीं हुआ, किस कारण से होता है ये बीमारी अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है, अज्ञात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 का आयोजन किया? कौन सा? ये आपको दिसंबर 2024 में आयोजन किया गया था, भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024। जो भारत का समुद्री विरासत है उसको दिखाने के लिए किया गया था। किसके द्वारा? पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी शहरी विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा आपको भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किस टीम ने जीती? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है कर्नाटक। जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 है यह मुंबई ने जीता था। क्या सही आंसर है? ऑप्शन सी मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया? ऑप्शन है 15 दिसंबर, ऑप्शन बी है 14 दिसंबर, ऑप्शन सी है 13 दिसंबर, ऑप्शन डी है 12 दिसंबर। 12 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कवरेज दिवस। कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर को। 13 दिसंबर को राष्ट्रीय ऑस्वो दिवस, ऑस्वो दिवस मनाया जाता है। कब? 13 दिसंबर को। 14 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कार्यों में योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? किस क्षेत्र में? स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कार्यों में। ऑप्शन ए है प्रभाकर सिन्हा, ऑप्शन बी है बसंत गोयल, ऑप्शन सी है विक्रम मेहता, ऑप्शन डी है रविंद्र सिंह। ये इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बसंत गोयल को संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कार्यों में कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिसंबर 2024 में आयोजित भारत के चौथे मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? जो विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिव हैं या विभागों की, उनकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए भारत के रक्षा मंत्री, ऑप्शन बी है भारत के गृह मंत्री, ऑप्शन सी है भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है भारत के राष्ट्रपति। मुख्य सचिवों की जो सम्मेलन दिसंबर में हुई थी उसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री ने की थी। इसके राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 9 से 10 दिसंबर 2024 के मध्य भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में आयोजित इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2024 की थीम क्या थी? विषय वस्तु क्या थी? ऑप्शन ए है डिजिटल इंडिया एम्पावरिंग द नेशन, ऑप्शन बी है ग्लोबल इंटरनेट गवर्नेंस ए न्यू एरा, ऑप्शन सी है कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड थ्रू इंटरनेट, ऑप्शन डी है इनोवेटिंग इंटरनेट गवर्नेंस फॉर इंडिया। जो आपको भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2024 का आयोजन किया गया था, उसका मुख्य थीम क्या थी? इसका मुख्य थीम थी इनोवेटिंग इंटरनेट गवर्नेंस फॉर इंडिया। इसका मुख्य थीम क्या थी? इनोवेटिंग इंटरनेट गवर्नेंस फॉर इंडिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनोवेटिंग इंटरनेट गवर्नेंस फॉर इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 9 दिसंबर 2024 को रूस के कलिनिनग्राड में
किस नवीनतम मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, क्या है ये मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? ऑप्शन ए है INS तुशील, ऑप्शन बी है INS विनाश, ऑप्शन सी है INS किर्च, ऑप्शन डी है INS त्रिशूल। 9 दिसंबर 2024 को रूस के कलिनिनग्राद में जो शामिल किया गया था मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट को, उसका नाम पड़ा है INS तुशील, INS तुशील। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए INS तुशील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 दिसंबर 2024 को, 11 दिसंबर 2024 को किसने भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के 26वें, कौन सा 26वें गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला? 25वां कौन था? 25वें थे शशिकांत दास। 25वें गवर्नर कौन थे? शशिकांत दास। शशिकांत दास। उनके जगह पर नए भारत के RBI के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर बने हैं, उनका नाम क्या है? संजय मल्होत्रा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अजय सेठ कौन है? ये वित्त सचिव हैं, भारत के वित्त सचिव। अजय सेठ वित्त सचिव हैं। TB सोमनाथन ये कैबिनेट सचिव हैं, कैबिनेट सचिव हैं। ये राजीव कुमार ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, अभी रिटायर कर गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 19 नवंबर से 10 दिसंबर 2024 तक हमारा शौचालय हमारा सम्मान, हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान का आयोजन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया? ऑप्शन ए है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन बी है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन सी है जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन डी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। हमारा शौचालय हमारा सम्मान जो अभियान चलाया गया था ये आपको जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिसंबर 2024 में भारतीय मूल की किस स्कॉटिश कलाकार, कहाँ के हैं? स्कॉटलैंड के स्कॉटिश कलाकार ने अपनी कला प्रदर्शनी ऑल्टर अल्टर के लिए ब्रिटेन की प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार 2024 जीता। कौन सा पुरस्कार? टर्नर पुरस्कार 2024 जीता। किसके लिए? अपने जो कला प्रदर्शनी है ऑल्टर के लिए जीता है। ऑप्शन ए है मोनिका नूरुल्ला, ऑप्शन बी है जसलीन कौर, ऑप्शन सी है शीला गौड़ा, ऑप्शन डी है रीना सैनी कलात। इसका सही आंसर है जसलीन कौर। जसलीन कौर ने अपनी जो ऑल्टर है उसके लिए जो ब्रिटेन की प्रतिष्ठित पुरस्कार है टर्नर पुरस्कार 2024 जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 से 8 दिसंबर 2024 के मध्य विजयवाड़ा में आयोजित कृष्णवेणी संगीत निरंजन 2024 में किस प्रकार की संगीत परंपरा का मुख्य रूप से प्रस्तुत किया गया था? किस चीज़ में? कृष्णवेणी संगीत निरंजन 2024 में। ऑप्शन ए हिंदुस्तानी संगीत, ऑप्शन बी है कर्नाटक संगीत, ऑप्शन सी है सूफी संगीत, ऑप्शन डी है पश्चिमी संगीत। जो इसमें प्रदर्शन किया गया था ये आपको कर्नाटक संगीत का प्रदर्शन किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक संगीत का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? जो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन है इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? ऑप्शन ए है 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है 9वीं, ऑप्शन सी है 11वीं, ऑप्शन डी है 10वीं पंचवर्षीय। सही आंसर है 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का स्थापना किया गया था। ये आपको सही, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में खबरों में रहा राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन निम्नलिखित में से किसके तहत कार्य करता है? किस संस्था के द्वारा ये कार्य करता है?
ऑप्शन ए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय इतिहास अनुसंधान परिषद, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, ऑप्शन डी है साहित्य अकादमी। जो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन है ये आपको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अंतर्गत कार्य करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अंतर्गत कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 से 8 दिसंबर 2024 के मध्य नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित अष्टलक्ष्मी महोत्सव, कौन सा अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन बी है पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन सी है पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। जो अष्टलक्ष्मी महोत्सव है इसका आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया था। ये आपको पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये दिसंबर महीना का आखिरी क्वेश्चन है। 9 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में किस उद्देश्य से बीमा सखी योजना, कौन सा बीमा सखी योजना को 9 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा के पानीपत से लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो बीमा सखी योजना है ये 9 दिसंबर को कहाँ पर, पानीपत में लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कृषि सुधार, ऑप्शन बी है महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन, ऑप्शन सी है स्वच्छ भारत अभियान, ऑप्शन डी है शिक्षा के विकास। देखिए जो बीमा सखी योजना है ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना जो चल रहा था उसके अंतर्गत लॉन्च किया गया है। ये महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन से संबंधित है। इसका मुख्य उद्देश्य बीमा सखी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब